नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। फारसी का ये शेर है अमीर खुसरो का। इसके मायने हैं, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो यही है, यही है, यही है। और शेर पढ़ा गया है कश्मीर वादी के ताल्लुक से। कश्मीर घाटी जन्नत, पर वो एक बार फिर जहन्नम बनती दिख रही है। और इसी पर आज मैं सबसे बड़ा सवाल में चर्चा करने वाला हूं। आज 16 तारीख, कश्मीर के सेब आप खाते होंगे। खूबसूरत बाग होते हैं कश्मीर में, इस वक्त सेब से लदे हुए हैं। उसी एक सेब के बाग में दो भाई काम कर रहे थे, सुनील कुमार भट्ट और पिंटू। आतंकवादी आए, दहशतगर्द आए, गोलियों से भून दिया। सुनील की मौत हो गई, नृशंस हत्या है ये। पिंटू बुरी तरह से जख्मी हो गया। दोनों कश्मीरी पंडित भी थे। और जो सिलसिला मई जून में यकायक बढ़ता दिखा था, अब अगस्त के महीने में फिर उसमें तेजी आती दिख रही है। कश्मीर दोज़ख में फिर से तब्दील होता दिख रहा है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। घर से बाहर निकलने में भी परेशानी हो रही है, बावजूद इसके कि सैलानियों की बड़ी तादाद भी हमने देखी कश्मीर जाते हुए। लेकिन स्थानीय लोगों में एक डर है, एक भय है, एक खौफ है इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों के चलते। और आज आपने देखा होगा तमाम न्यूज चैनल्स में, न्यूज 24 पर भी टारगेट किलिंग फिर से शुरू हुई। कश्मीरी पंडित की हत्या। पर यह भी क्या हम एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ले रहे हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। आज से 4 दिन पहले 12 अगस्त को बिहार का रहने वाला एक मजदूर रोजी रोटी कमाने कश्मीर घाटी गया था, बांदीपुरा। मोहम्मद अमरेज 19 साल का था। आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी, गोलियों से भून दिया। 4 अगस्त को प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका गया। इसमें मोहम्मद मुमताज, बिहार का रहने वाला एक मजदूर, जान से हाथ गंवा बैठा और 2 अन्य जख्मी हो गए। 18 जून को सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या कर दी गई। 2 जून को बडगाम में दिलखुश नाम के एक प्रवासी मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया। पर इसमें सुर्खियां नहीं बनी। सुर्खियां बनी 2 जून को राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे, उनकी हत्या की गई। या अगर मैं 12 मई की बात करूं, राहुल भट्ट। अब किसी की भी हत्या की जाती है, वो हमारा है, हमारा भाई है, हमारा देशवासी है। आक्रोश, परेशानी, गुस्सा, नाराजगी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। पर राजनीति एक विचित्र खेल है। हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेकने की फिराक में रहता है। तो कश्मीर का यह मसला भी, कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती है, बड़ी खबर मानी जाती है। स्थानीय लोग, प्रवासी जो रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं, उन्हें गोलियों से भून दिया जाए, उफ तक नहीं होती, चर्चा तक नहीं होती। इस बारे में क्या हमें गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है? पर उससे बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से ऊपर हो गए अनुच्छेद 370 को हटे हुए, और अनुच्छेद 370 के बाद यह ताल ठोकी गई थी कि आतंकवादियों का तो गला दबा दिया जाएगा, भागते फिरेंगे,
पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसा हमने होते भी देखा। कुछ महीने एक शांति भी दिखी, हालांकि उसमें पूरा लॉकडाउन भी चल रहा था, कोरोना भी आ गया था, पर यह फिर से मुंह उठाता हुआ आतंकवाद का विकृत चेहरा क्यों सामने आ रहा है। और कल ही हमने आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाई। आतंकियों की बौखलाहट है क्या कि ऐसा मौका चुना जाता है? पर यह पिछले 3-4 महीने से लगातार चला आ रहा है, बल्कि टारगेट किलिंग्स शुरू हुई जनवरी से लगातार ये खबरें आ रही हैं। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? क्यों आतंकवाद फिर से पैर पसारता दिख रहा है? और इसमें कश्मीरी पंडितों की बात करना भी जरूरी हो जाता है। कश्मीरी पंडितों पर जो निशाना बनाया जा रहा है, जब 2019 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो सबसे बड़ा टारगेट यह था कि जिनका पलायन हुआ था, कोई अपना घर छोड़े, उससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। और यह दुख झेला है, यह परेशानी झेली है कश्मीरी पंडितों ने। 90 के दशक में 1.25 से 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तो कितने आए, वो आकर कितने बसे, नौकरियां भी दी गई, 6,000 रोजगार मुहैया कराने की बात की गई, 3,800 के करीब नौकरी भी कर रहे हैं, 6,000 मकान बनने थे, 1,000 बने हैं। 2 रूम टेनेमेंट्स देने की बात थी, 7.5 लाख रुपए, बाद में 20 लाख रुपए वो कर दिए गए। तो क्या कश्मीरी पंडित आने लगे हैं? क्या वो बसने को तैयार हैं, या वो वहां फंस गए हैं? रोजी रोटी का भी सवाल है। अपनी मातृभूमि की सौंधी खुशबू भी वो महसूस करना चाहते हैं। और कश्मीर में पॉलिटिकल डायलॉग लगभग थम सा गया है, खत्म है। अभी वहां पर राष्ट्रपति शासन या गवर्नर्स रूल, आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें, वो लागू है। तो कश्मीर में शांति कैसे स्थापित की जाए, यह पूरे देश में चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी पर कश्मीर के बारे में 3 महीने पहले बड़ी चर्चाएं हुई थी। एक कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म भी आई थी, बहुत विवाद भी हुआ उस पर, बहुत पैसे भी कमाए। उसमें अहम किरदार निभाने वाले अनुपम खेर ने इस ताजा हत्याकांड पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है, और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इस तो कश्मीरी पंडित की हत्या की जाती है, वो भी उतनी ही दुखद है, उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी आम कश्मीरी की अगर हत्या की जाए। और इसमें हम अलग अलग चश्मा लगाकर क्या इन वारदातों को देख सकते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर में टारगेट किलिंग का कब होगा दी एंड? और बेगुनाहों की जान पर भी हिंदू मुसलमान, वो बाइनरी आ जाती है। चर्चा में मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, विट्ठल चौधरी, रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था है, कश्मीरी पंडितों के लिए लगातार प्रयासरत है, आवाज बुलंद करती है। और मुजफ्फर खान नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और एक बेहद ही खास मेहमान भी मेरे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं, AIMIM के अध्यक्ष, दरअसल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, एक और हत्या को अंजाम दिया गया है
कश्मीर घाटी में। अब ये रोज बरोज की खबरें हो गई हैं। इसे आतंकवाद की बौखलाहट माना जाए कि उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा तो वो इस तरह की नृशंस हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि देखिए अनुच्छेद 370 हटाने का क्या फायदा हुआ, अभी भी कश्मीरी पंडित असुरक्षित हैं? मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की बात पे यकीन मत करिए, बल्कि जस्टिस एपी शाह और मिस्टर पिल्ले जो हमारे होम सेक्रेटरी थे और मोहतरमा निरुपमा रॉय ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसका नाम था जेरीमैंडरिंग, पैकिंग एंड क्रिएटिंग। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उन पर एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है कि भारत इस तरह से डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है। तो वो रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए और 370 जब निकाला गया पार्लियामेंट की स्पीचेस सुन लीजिए, और उसके बाद बीजेपी ने कई प्रदेशों के स्टेट असेंबली इलेक्शन में इस बात का ढिंढोरा पीटा कि हमने 370 हटा दिया, ना कोई पत्थर मार रहा है, ना कोई नुकसान हो रहा है। तीसरा, उन्होंने कश्मीरी पंडित के नाम पर बीजेपी ने वोट लिया। चौथा, उन्होंने कश्मीरी फाइल पिक्चर को ऐसा प्रमोट किया जिसकी वजह से उन्होंने एक पैगाम यह दिया कश्मीर में कि गैर जरूरी तौर पर वहां पर कश्मीरी पंडितों को आपने एक टारगेट बना दिया टेररिस्ट के लिए। तो ये 4-5 अहम रीजंस है, वजह है, जिसकी बुनियाद पर वहां पर आज भी टेररिस्ट ना सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि माइग्रेंट्स को सिविलियन कैजुअलिटीज बराबर हो रहे हैं। हमारी फौज के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स भी हमारी नुकसान उठा रही है जान की। आपने कश्मीरी फाइल्स का जिक्र किया और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात का तो आप विश्लेषण कर रहे हैं। 370 जब था तब क्या कश्मीरी पंडितों की हालत कोई बेहतर थी? 1.25 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। 2022 में सरकार, और आप तो लोकसभा के सांसद हैं, सदन के पटल पर जवाब दिया गया कि इस साल कोई पलायन नहीं हुआ है कश्मीरी पंडितों का। यह सरकार का जवाब है। नहीं, कश्मीरी पंडितों का पलायन जरूर हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खास तौर से जब जगमोहन गवर्नर थे उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ, मगर इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2008 के बाद एक खामोश तरीके से साउथ कश्मीर हो या आपका श्रीनगर का इलाका हो या फिर आपका बारामुल्ला हो, वहां पर कश्मीरी पंडित जा रहे थे, रह रहे थे, जिंदगी आराम से अपनी गुजार रहे थे। मगर 370 को हटाने का मकसद यह बताया गया। उसके बाद फिर आपने कश्मीरी फाइल पिक्चर को प्रमोशन कर दिया। तो जो हत्याएं हो रही हैं कश्मीरी पंडितों की, क्या कभी हमने देखा था कि कश्मीरी पंडित रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हम जम्मू चले जाना चाहते हैं? ये इस वजह से भी हो रहा है कि बीजेपी ने कश्मीर की पॉलिटिक्स को खत्म करके रख दिया और वहां पर कोई पॉलिटिक्स करता ही नहीं है। तो ये वही हालात हो गए कि जगमोहन जब गवर्नर थे तो फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे, कोई नहीं था और पॉलिटिकल वॉइस। उसके बाद हमने देखा क्या हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि कश्मीर में एक इंटरनल पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है जो आज वहां पर नहीं है। कश्मीर फाइल्स के अहम किरदार अनुपम खेर कहते हैं सरकार कितने लोगों को सुरक्षा दे सकती है? हर व्यक्ति के साथ एक पुलिसिया थोड़ा तैनात किया जा सकता है। तो पिक्चर क्यों बनाई फिर आपने? पैसा तो आपने नोट कमा लिए, पिक्चर क्यों बनाई फिर आपने? कश्मीरी पंडितों के नाम पर तो आपने रोटी सेकी ना। और जिस पार्टी की वो सपोर्ट करते आए हैं वो पार्टी तो हमेशा कश्मीरी पंडित के इशू पर वोट लेती है। आपने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का कोई इंतजाम नहीं किया, मगर पिक्चर बनाने का बड़ा प्रमोशन कर दिया आपने। हर विधानसभा के चुनाव में कश्मीरी पंडित का नाम लिया जाता, फिर आज कैसे कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है? क्या ये हमारी सुरक्षा की फेलियर नहीं है? और अगर फेलियर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज 24 है या नरेंद्र मोदी की सरकार है? कश्मीरी पंडितों को लेकर ओवैसी साहब, हर कोई क्या दरअसल घड़ियाली आंसू ही बहाता है। वो कहावत है ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम।
वो 90 से ये दंश झेलते आ रहे हैं, आज भी हत्याएं हो रही हैं। मैंने कश्मीरी पंडितों से भी बाकायदा बात की, मई और जून में भी जब टारगेटिंग किलिंग्स के मामलों में यकायक इजाफा हुआ था, वो कह रहे हैं हम दोजख में हैं, हम तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आज की तारीख में भी 6514 कश्मीरी पंडित बचे हैं घाटी में। वापस कितने लोग आए? 5 साल में 610 कश्मीरी पंडित वापस आ पाए हैं। तो पूरी राजनीतिक जमात की मैं बात कर रहा हूं, हर कोई घड़ियाली आंसू बहाता है क्या? दरअसल कश्मीरी पंडितों को लेकर परवाह किसी की नहीं है, उनको उनके सहारे छोड़ दिया गया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, मुत्तफिक हूं। इनको एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर इस्तेमाल किया गया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, मगर ठोस इकदाम कुछ नहीं किया गया। और खास तौर से 2019 के बाद तो बीजेपी ने जिस तरीके से कश्मीर में अपनी पॉलिसीज को अपनाया है, उससे आप देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है वहां पर। आपने अब आप देखिए, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। डिलिमिटेशन कमीशन में आपने क्या कर दिया? वहां पर आपने सीटें कम कर दी, कश्मीर में सीटें बढ़ा दी आपने। जम्मू में क्यों किया भाई आपने? 2011 का सेंसस ये कहता है कि कश्मीरी ज्यादा हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि एक मर्तबा वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए जस्टिस एपी शाह की और पिल्ले साहब की, जो हमारे होम सेक्रेटरी थे। उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया? जेरीमैंडरिंग किया आपने वहां पर। ये सब आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। नहीं तो इसका इलाज, इसका हल क्या है? और जब हम हल की बात कर रहे हैं, दरअसल ओवैसी साहब, ये टारगेटेड किलिंग्स की जब बात आती है और इसमें मीडिया, हम लोग, मैं भी जिम्मेदार हूं, हम कश्मीरी पंडित की ही बात करने लगते हैं। 16 तारीख आज सुनील पंडित को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके भाई वो बुरी तरह से जख्मी हैं। 12 अगस्त को बांदीपुरा में बिहार का शख्स था जिसे गोली मारी गई, मोहम्मद अमरेज नाम था। 4 अगस्त को प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका गया जिसमें मोहम्मद मुमताज की मौत हो गई, 2 अन्य जख्मी हो गए। 18 जून को सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या की गई थी। 2 जून को बड़गाम में जो गोली मारी गई वो दिलखुश खान नाम का व्यक्ति था। तो हम कश्मीरी पंडितों की तो बात करने लगते हैं, वहां पर प्रवासी मजदूर भी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय हैं। हम इसे हिंदू, मुसलमान और कश्मीरी पंडित के इन बाइनरीज में ही देखते हैं समस्या को, और उसी मुताबिक चर्चा करते हैं। क्या यह भी एक बहुत ही हास्यास्पद भी और बहुत ही दुखद पहलू है? यकीनन है। किसी इंसान की जान लेना, हत्या करना, कत्ल करना, जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स करते हैं, उसका तो कंडेमनेशन होना चाहिए। मगर आपने माइग्रेंट वर्कर्स का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। बल्कि आप तो आंकड़े दे रहे हैं इस साल के। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एपी शाह और पिल्ले साहब की रिपोर्ट का पेज नंबर 22 आप देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा उस रिपोर्ट में कि माइग्रेंट वर्कर्स को जो टेररिस्ट मार रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान तो एप्पल ऑर्चर्ड्स के ओनर को होता है, वहां की इकोनॉमी को होता है, कि काम करने वाले नहीं रहते वहां पर। तो यही सवाल हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं कि आपने हर मर्ज की दवा 370 निकालना कहा। अगर आप वहां पर पॉलिटिक्स को क्यों खत्म कर दिए? वहां पर आपने, कोई पॉलिटिक्स होती है कश्मीर में? कोई पॉलिटिक्स नहीं है। एक मर्तबा प्रधानमंत्री लीडर्स को बुलाकर मिले आज से 3, 4, 5 महीने पहले। उसके बाद भाई कश्मीर का कौन नेता है बताइए? कोई एक्टिव ग्राउंड पर कौन है? जो वाजपेयी के जमाने में और उसके बाद मनमोहन सिंह के जमाने में जो बातचीत होती थी, उन तमाम दरवाजों को तो इस सरकार ने बंद कर दिया। कुछ नहीं कि आप किससे आप बात कर सकते, ना कुछ कर सकते। और हमारे पास 5 लाख फौज वहां पर है, कश्मीर की पुलिस है, सीआरपीएफ है। उसके बावजूद भी कैसे टेररिस्ट हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को, कश्मीरी पंडित को और कश्मीरियों को कैसे मार रहे हैं? तो जाहिर है ये नाकामी है ना भाजपा की। पर जिस तरह की बॉडी काउंट स्टोरी बन गया था कश्मीर 90 के दशक में, शुरुआती 21वीं सदी के दौर की भी मैं बात करूं, और अनुच्छेद 370 पर मैं फिर से आ रहा हूं, उसके बाद क्या जो आतंकवादी गतिविधियां
उनमें कमी नहीं आई है, वरना रोज बरोज हम कहानियां सुनते थे और खबरें देखते थे और बताते थे दर्शकों को। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दे सकता हूं कि हमने क्यों पाकिस्तान से दोबारा सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। क्यों किया हमने साइन? क्यों किया? जब सब चीज सही था तो हमने सीज फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान से क्यों साइन किया? हमारी इतनी बड़ी फौज वहां पर, उसके बावजूद टेररिस्ट कैसे आ रहे हैं यहां पर? कैसे हथियार आ रहा है? आप जो बात कर रहे हैं वो 2008 की आप बात कर रहे हैं, जो सिलसिला 2008 में शुरू हुआ था, वो क्योंकि वहां पर एक इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी, पॉलिटिशियंस थे। अब तो कोई नाम का कोई पॉलिटिशियन नहीं है वहां पर। जितने भी दिल्ली में बैठे हैं या फिर कोई सेफ जगह पर बैठे हैं जो बात ही नहीं कर सकते इन मुद्दों पर। होना तो यह चाहिए था कि इस मुद्दे पर एक कश्मीर का पॉलिटिशियन आपसे गुफ्तगू करता, आपको बताता कि क्या वहां की तकलीफ है, मगर आप हैदराबाद में बैठे हुए पॉलिटिशियन से कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं। ये खुद आपके सवाल का जवाब है। और इसमें कश्मीर घूम फिर कर एक हिंदू मुसलमान, जो इस देश में लगातार हो रहा है हर मुद्दे पर, कश्मीर को भी हम हिंदू मुसलमान के आईने से ही देखते हैं। कश्मीरी पंडित की मौत हो जाती है तो हल्ला कट जाता है, कश्मीरी फाइल्स 1-1.5 महीने तक चर्चा का विषय बन जाती है। वहां पर आम कश्मीरी की बात भी क्या बाकी देश सुन पा रहा है और समझ पा रहा है? क्या उससे बड़ी समस्या यह है हम हिंदू मुसलमान करके कश्मीर की समस्या का हल और कश्मीर में शांति, उस जन्नत को जन्नत के रूप में देख पाएंगे क्या उसके बिना? आपको जानकर हैरत होगी कि मुझे जितना मालूम है कि कश्मीर में जो आरएसएस की कमांड है किसके पास है मालूम सर आपको? कश्मीरी पंडितों के पास है। और उसके बावजूद भी ये तमाम हरकतें हो रही हैं। आपने सही कहा कि कश्मीर को एक हिंदू मुस्लिम के प्रिज्म से देखा जाता है, चश्मा लगाकर, और इसीलिए हमने कश्मीरियों के ताल्लुक से एक सस्पिशन पैदा कर दिया। और वो मुसलमान है, हमने सस्पिशन पैदा कर दिया उनके बारे में। और बार बार सरकार बोलती कि नहीं, इतने टूरिस्ट गए, इतने टूरिस्ट बढ़े। अरे भाई, टूरिस्ट बढ़ रहे सही है, मगर हत्याएं क्यों हो रही हैं? हमारे सिविलियन क्यों मर रहे हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक हम कश्मीर में दोबारा बातचीत के दौर और पॉलिटिक्स का आगाज नहीं करेंगे और कश्मीर को आप हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से उठकर नहीं देखेंगे, ये मसला चलता रहेगा। और हमारे पड़ोसी मुल्क को तो मौके की तलाश में रहता है कि किस तरीके से वहां पर और माहौल को खराब किया जाए, किस तरीके से और तकालीफ पैदा किए जाए, किस तरह से लोगों को हथियार दिया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि इन तमाम चीजों के लिए भाजपा को सोचना पड़ेगा कि उनकी अब तक की जो पॉलिसी रही है वो उनको क्या फायदा पहुंचाएगी। नहीं, ये सिर्फ बीजेपी सेंट्रिक प्रॉब्लम ही है। इट इज इजियर सेड देन डन ना कि भाई आतंकवादी कैसे घुस के आ रहे हैं, इक्का दुक्का सरफरे आएंगे, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं कश्मीरी की घाटी में। तो ये कह देना कि भाई रोक दो, सिर फिरे, तो वो तादाद तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, उनकी एक तादाद तो बनी रहती है ना ओवैसी साहब। देखिए, 2008 से 2019 का अगर आप डेटा निकालेंगे, उसके बाद आप और फिर कंपेयर करिए क्या हुआ वहां पर। और कौन कौन हिंदू मुस्लिम करता है? बीजेपी करती है। बीजेपी करती है, उनके भाषण देख लीजिए, उनके नारे देख लीजिए आप। अगर जेएनयू में कोई नारा लगता है कि हम अपने आजादी चाहते, तो बोलते ये कश्मीरी हैं ये लोग। वहां पर आपने ये भी कह दिया कि वो लोग कश्मीर के थे, जो अब तक नहीं मालूम हुआ कौन थे वो लोग। तो जिम्मेदारी तो बीजेपी की है ना। टेररिस्ट आएंगे, टेररिस्ट पाकिस्तान भी जाता है, मैं तो खुल के कह रहा हूं, मगर हमको तो उनका दिल और दिमाग को तो जीतना पड़ेगा ना कश्मीरियों का। क्या हम दिल और दिमाग जीतने के लिए, आखिरी सवाल ओवैसी साहब, दिलो दिमाग जीतने के लिए एक समग्र राजनीतिक मंथन और आउटरीच करनी पड़ेगी ना। आप बीजेपी पर हिंदुत्व की पैरोकारी करने का आरोप लगाते हैं, आरोप आप पर भी लगते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और वो अंतर्द्वंद होता रहता है और उसमें राजनीति चमकाई भी जाती है। नहीं, आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है वो
इस डिबेट के लिए इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस वहां पर नहीं है, ना कभी रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सत्ता में भाजपा है, उनको इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपने डिलिमिटेशन नंबर 1 इस तरीके से क्यों किया, और क्यों एक रिटायर्ड होम सेक्रेटरी को कहना पड़ रहा है डिलिमिटेशन के बारे में, क्यों जेरीमैंडरिंग है, क्यों वहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स क्यों नहीं हो रही है। तीसरा, क्यों आप आगरा की जेलों में कश्मीरी लोग क्यों हैं, क्यों नहीं उनको छोड़ते आप, और फिर इतनी फौज हमारी वहां पर रहने के बावजूद भी, JNK पुलिस रहने के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। हम उम्मीद ये करेंगे कि भाजपा पिक्चर का प्रमोशन छोड़े और कश्मीर का प्रमोशन करे, कश्मीरियों का प्रमोशन करे, कश्मीर की जमीन से भी मोहब्बत करे और जमीन पर बसने वालों से भी मोहब्बत करे। तभी जाकर हम इन टेररिस्ट को, इन मिलिटेंट्स को, जो हमारे पड़ोसी मुल्क की पूरी ताईद हासिल है, उनको हम रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बाकी मेहमानों के पास लिए चलता हूं। निर्मल सिंह काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, अखिलेश प्रताप सिंह, विट्ठल चौधरी, मुजफ्फर खान। जो ये कश्मीर में यकायक टारगेट किलिंग्स फिर से बढ़ी हैं, निर्मल सिंह, क्या वजह है? संदीप जी, जो जैसे 40 मिनट में आपने 22 मिनट जो है असदुद्दीन ओवैसी को दिए हैं, मोर देन 50% वक्त उनको दिया है, आप भी 2-3 मिनट मुझे जरूर देंगे। और ऐसा व्यक्ति जो ये इस प्रकार की पॉलिटिक्स को चला रहा है, मैं याद कर रहा था कि मुस्लिम लीग जब थी, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था विभाजन से पहले, तब कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, तब मुस्लिम लीग ऐसे ही एलिगेशन जो है कांग्रेस पर लगाती थी, हिंदू पार्टी होने के एलिगेशन लगाती थी। और आज ओवैसी जैसे व्यक्ति नेशनल टीवी के ऊपर 40 मिनट में से 22 मिनट बोलते हैं और सरकार को कोसते हैं और पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, जिहादी टेररिज्म का नाम नहीं लेते। कश्मीरी पंडितों को क्यों है, वहां पर हर कोई जो मर रहा है वो भारतीय है, मुस्लिम मर रहे हैं, सिख मर रहे हैं, कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की इसलिए जो है नाम लिया जाता है क्योंकि उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनकी एथनिक क्लींजिंग हो रही है। वो वहां के रहने वाले हैं, ओरिजिनली वहां के रहने वाले हैं। वहां की जो संस्कृति है जिसको कश्मीरियत कहा जाता है, जो शाविज्म और सूफीज्म की संस्कृति है, उसका वो पार्ट है। यह बैकग्राउंड है। कश्मीर फाइल्स का बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो 25% ही सच्चाई सामने आई है। और इस सारे के बाद में ओवैसी जैसे व्यक्तियों को इतना टाइम मिलता है? आपको भी पूरा टाइम मिलेगा। मुझे ये बताइए, निर्मल सिंह, नहीं, आप जर्नलिज्म मुझे कम से कम ना सिखाइए। मैं आपसे सीधा सवाल, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा वक्त दूंगा। सवाल ये है कि सरकार आपकी थी, आज की तारीख में अरे सुनिए ना निर्मल जी, उनका ऑडियो क्यों डाउन कर रखा भाई PCR? अभी वो लोग जो है विभाजन को इधर वो पाकिस्तान में जाएगा, उस प्रकार की बात तो भूले नहीं है। ऐसे लोग नहीं, आप इतने आक्रोशित हैं और अच्छा लग रहा है कि आप इस बात से परेशान हैं कि वहां पर मासूम बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पर यह सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? जब 3 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कहा गया था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी। हमें रखना पड़ा है। बहुत अफसोस हुआ मुझे आज। हम फिर मैंने सगे हमने छोड़े हैं, मेरे सगे ब्रदर जो है शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में कोई आपको एक भी घर नहीं मिलेगा जहां कोई शहादत नहीं हुई है। और फिर ओवैसी को जो है इस प्रकार का भाषण देने के लिए, हमें सरमंस देने के लिए बुलाया जाता है। सरमंस की बात नहीं है, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? दावा यह किया गया था 3 साल पहले। निर्मल सिंह, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए सर, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ नाराज होकर आप रैंटिंग करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने आवाज सुन पा रहे स्ट्राइक किया, हमने 370 तोड़ा, 25A तोड़ा, संविधान में जो मूलभूत जो लगाववाद को समाप्त किया जहां से जो उसका सोर्स था। आज अमरनाथ यात्रा इतनी अच्छी गई, आज टूरिस्ट सीजन। निर्मल सिंह, आपको आवाज आ रही है मेरी?
वहां के टेररिस्ट को निर्मल सिंह का कनेक्शन ठीक कीजिए, क्योंकि वो मेरे सवाल सुन नहीं पा रहे हैं। उसको ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक करना चाहिए, उनकी बात बहुत जरूरी है। वो भी परेशान हैं, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है एक ही नैरेटिव दिया गया है। पर विट्ठल चौधरी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, अभी निर्मल सिंह का कनेक्शन मैं ठीक करा रहा हूं। ये यकायक इजाफा हमने मई में भी देखा और अगस्त में फिर से वही सिलसिला रिविजिट कर रहा है। इसमें जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 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 होनी चाहिए। इससे पहले कुछ जो आपने तथ्य दिए मैं उनको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ। एक तो 1.25 लाख कश्मीरी हिंदू खाली वहां से जिनका निष्कासन नहीं हुआ था, 68,000 ऑफिशियली रिकॉर्ड है फैमिलीज का हुआ था। 3 लाख से 4 लाख लोग थे जिनका निष्कासन हुआ। 1.25 लाख की फिगर पहले तो मूलतः ही गलत है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कारण है, कश्मीर में कभी भी जेनोसाइड हिंदुओं का रुका ही नहीं, थमा ही नहीं, जो आज अब हम इतना जो परेशान हो रहे हैं कि अचानक से कैसे हुई है। जब भी कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में वापस जाने की बात हुई है, उनको या तो वंदहामा मिला है, संग्रामपुरा मिला है, नाडी मार्ग मिला है, हर बार वहां पे मैसेकर्स हो रहे हैं। हर बार वहां पे मैसेकर टारगेट नाम लेके जगह पे घरों से नीचे उतार के लाइन में खड़ा करके कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे मारा गया। दूसरा आपने बोला कि इसको हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, मरने वाला कोई भी हो, गोली नाम देख के नहीं आती, गोली आती है, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन मूल कारण क्या रहा है कश्मीरी हिंदुओं के निष्कासन का? जेनोसाइड। क्या कश्मीर की मस्जिदों से निजाम मुस्तफा शरिया एस्टैब्लिश करने के स्लोगन्स नहीं निकले? क्या कश्मीरी हिंदू औरतों को वहां पे इस्लाम कबूल करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट कोर्स करने की कोशिशें नहीं की? क्या ये कश्मीर में खाली 1986 में, 1990 को भूल जाइए, 1989 को भूल जाइए, 1986 में अनंतनाग में 300 से ज्यादा कश्मीरी घर जलाए गए, तब इस देश का राजतंत्र मूक दर्शक बना रहा नहीं पड़ा। 1967 में 30 साल पहले चले जाते हैं विट्ठल। मैं आपकी पीड़ा नहीं, ये समझना मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। आप देखिए विट्ठल, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। मैं आपकी पीड़ा बिल्कुल समझता हूं, दर्द मैं साझा ही कर सकता हूं। मैं वो पूरी बात शायद कभी जिंदगी में समझ भी ना पाऊं, पर 3 साल पहले जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब बड़ी बड़ी क्लेम्स की गई थी। उनका क्या हुआ? सवाल यहां पर यह भी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल, ये प्रश्न पूछना आवश्यक है कि क्या हुआ, क्योंकि हुआ क्यों नहीं, इस कारण को जानना भी आवश्यक है। क्योंकि कश्मीर में जो भारत इंडियन स्टेट की पॉलिसी जो रही है ना, वो इनकॉम्प्रिहेंशन की है। वो आज तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है दैट इज अ जिहाद अगेंस्ट इंडियन स्टेट। वहां पे जो लोग आप जो मारे जा रहे हैं लोग, वो इंपोर्टेड टेररिस्ट नहीं है। वो आज की डेट में ओवरग्राउंड वहीं चलता हुआ हाइब्रिड टेररिज्म में कोई बंदे को बंदूक दे दी जाती है, वो गोली मार देता है, फिर वो मुस्लिम को मारे, फिर वो हिंदू को मारे। हिंदुओं को हिंदू समझ के मारा जाता है, मुस्लिमों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, जिसे जेनोसाइडल टर्म्स में क्लासिफिकेशन बोला जाता है। दे आर क्लासिफाइड एज इंडियंस, इसलिए वो टारगेट किया जाता है। इसका मूल कारण, इसका सोल्यूशन बहुत ही स्पष्ट है। पहली बात तो अभी निर्मल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने बहुत एक शब्द का प्रयोग किया, जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदू। इनका जेनोसाइड हो रहा है। क्या आपने माना है कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है? क्या भारत के राजतंत्र ने आज तक माना है कि हमारा जातीय विध्वंस हुआ है? वो नहीं मानते हैं। वो आज भी हमें माइग्रेंट कह के बुलाते हैं। हमारा पलायन नहीं, यही तो सवाल है विट्ठल, और आप मुझसे बेहतर समझा पाएंगे दर्शकों को। देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या था, एक नैरेटिव चला खास उत्तर भारत में, और अब तो प्लॉट खरीदेंगे कश्मीरी घाटी में जाकर, कश्मीरी लड़कियों से शादी भी होंगी, ऐसे नेताओं ने बयान दिए। आप बताइएगा मुझे, सरकार के आंकड़े मेरे पास हैं, पिछले 5 सालों में 610 कश्मीरी पंडित परिवार वापस आए हैं, पुनर्स्थापित हुए हैं। कितने पुनर्स्थापित हुए? 6000 मकान बनने थे, 1000 मकान बन पाए हैं। मैं गलत आंकड़े तो नहीं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। आपको हमें यह भी समझना है, आपको नहीं, हमें, हमारी जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत की जनता को यह भी समझना है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जो निष्कासन हुआ, न वो नौकरी की वजह से वहां पे उनका पलायन हुआ, न घर नहीं थे उनके पास इसलिए हुआ, न उनकी वापसी इन 2 मूल कारणों से होगी। आज कश्मीरी हिंदू कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, आज कश्मीरी हिंदू कहीं पे भी रह रहा है, जैसे भी रह रहा है अच्छे, मतलब अपना गुजर बसर कर रहा है। आप उठा के उनको
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ नॉन रिफॉर्म में आप उठा के इनको भेड़ बकरियों की तरह वहां पे वापस नहीं लेके जा सकते। आपको उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देनी पड़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, और उनको अपनी एक मूल जगह, आपको उनको अलग जगह देनी पड़ेगी। और ये सब करने से पहले मानना होगा कि कश्मीर में जो हुआ है जेनोसाइड है। आप अपने वचनों से, वाद से नहीं बोलने, टीवी चैनलों पे आके बोलने नहीं, आप कानून पास कीजिए कि जेनोसाइड हुआ है। क्यों नहीं कानून पास किया गया इस देश में कि जेनोसाइड? क्या इस देश में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ? वो कानून जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक इस डेटरेंट ही नहीं है। आप कश्मीरी हिंदुओं को उठा के आप ले जाएंगे, आप बोल देंगे हमारा संकल्प से पूरा हो गया, वो संकल्प पूरा नहीं होगा। कश्मीरी हिंदू विल बी सैक्रिफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और हम बिल्कुल गर्व से भारतीय हैं। हम ठीक है, निर्मल सिंह जुड़ गए हैं। निर्मल सिंह, आप ही ने जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया था, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही थी सर, मैं पूरा टाइम दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल देश को, सब देशवासियों को सुनना चाहिए। मेरा सवाल सीधा है, और यही सवाल विट्ठल चौधरी भी पूछ रहे हैं कि ये कब तक, सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात नहीं है, कश्मीर में एक आम आदमी बलि का बकरा बना हुआ है ना। ये आतंकवाद फिर से अपना सर कैसे उठा पा रहा है, क्यों उठा पा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वहां पर अमरीश भट्ट अगर शहीद होती है तो वो भी भारतीय शहीद होता है। जो राहुल भट्ट होता है वो भी भारतीय है। अगर कहीं राजस्थान का नौजवान वहां पर नौकरी करने जाता है, वो शहीद होता है, मारा जाता है, वो भी भारतीय है। तो ये जो है हर भारतीय जो भारत वहां के, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख हैं, चाहे वो बाकी लोग हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे बाहर के हैं, उन सभी को जो मारा जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान और जो आतंकवादियों की भाषा नहीं बोलते। आज देखेंगे जिस प्रकार का कल स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आने वाले वक्त में वो जो लोग थे जिन्होंने तिरंगा उठाया था उन पर भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये जो कायर आतंकवादी हैं, इन्होंने जो जिहादी एजेंडा है इनका, वो कश्मीरी पंडितों को समाप्त करना है। आपने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, उसमें तो 25% ही बताया गया था। अभी बहुत से ऐसे जो जहां पर हुए हैं, जो बड़े बड़े जो हुए मैसेकर्स हुए, उसके का कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि कश्मीर के मस्जिदों से जो नारे लगते थे, या तो कश्मीर को छोड़ दो, चाहे कन्वर्ट हो जाओ, विट्ठल चौधरी तो कह रहे हैं, निर्मल सिंह, सरकार जेनोसाइड मानने को तैयार है। आपने वो शब्द जेनोसाइड मतलब नरसंहार हुआ, क्या आप जेनोसाइड वो लीगल स्टेटस सरकार वो मानती है? आज तक तो कागजों में नहीं माना है क्या? चुनावी रैलियों में मानने से कुछ नहीं होता। हमारा मानना है कि कश्मीरी पंडित और छोटी सी वहां पर उनकी संख्या है, शायद 2-3-4% ही रह गए हैं, और उसमें से काफी 18-20 हजार थे, वो पूरी टेररिज्म में वही रहे हैं। और ये जो पिछले 3 सालों में कितने कश्मीरी पंडित पुनर्स्थापित किए? हमारा भी मानना है आपकी सरकार ने पिछले 3 साल में कितने कश्मीरी पंडित पुनर्स्थापित किए? मुझे आंकड़ा बताइए। देखिए, पूरी कोशिश हो रही है और गए भी हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से उनको वापस लिया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की बात वो करते हुए उसको, इस सारा जो कोशिश होती है उसको नाकाम करने के लिए इस प्रकार का माहौल, आंकड़ा नहीं है ना। 5 साल में 610 सरकार ने लोकसभा में आंकड़ा दिया, 2019 के बाद का आंकड़ा आपने दिया नहीं। लेकिन देखिए संदीप जी, आप तो चुनावी रैलियों में ये कह रहे थे ना सर कि अरे सब प्लॉट खरीदेंगे कश्मीर में आके, कश्मीरी लड़कियों से शादियां होंगी, सब बदल जाएगा। क्या बदला 3 साल में? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। देखिए, हमारा मानना है संदीप जी कि कश्मीरी पंडित जब वो जाए सुरक्षा से, इज्जत से, और उसका पूरा रोल वहां की जो है समाज जीवन में बने, वहां की सरकार में जो है उनका रोल बने, उसके लिए ये प्रॉक्सी वार से हमें यूनाइटेडली लड़ना पड़ेगा, जो हम सभी मिलकर करना पड़ेगा। मैं विरोधी पक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें एकजुट होकर हम इसकी संघर्ष के इस प्रॉक्सी वार से लड़े। ये आज का हमारा, क्या हम एकजुट हैं या हिंदू मुसलमान कर देते हैं कश्मीर की समस्या को? मुसलमान पर शक से देखो, मुसलमान की हत्या हो जाए तो कोई उफ तक नहीं करेगा, कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाए तो बवाल हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये मीडिया को भी देखना पड़ेगा। नहीं, मैं राजनीतिक दलों की भी बात कर रहा हूं और अपने ऊपर भी उंगली उठा रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनाइटली, क्योंकि वहां पर कश्मीरी पंडित की सिर्फ इसलिए बात होती है क्योंकि उनकी एथनिक क्लींजिंग हो रही है, इसलिए उनको बिल्कुल समाप्त करने, उनका जो है बिल्कुल बीज खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसका जो एजेंडा है, इसके कारण उनकी ज्यादा बात होती है। लेकिन बाकी लोग भी अपनी माँ बाप के जाए हैं, वो भी भारतीय हैं।
वो भी अपना उनकी कुर्बानी हो रही है। हमारे सेना के लोग हैं, हमारे सुरक्षा बलों के लोग हैं, सभी लोग जो भारतीय जो इंसान मर रहा है वहां पर, ये उसकी बात होनी चाहिए। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? वो रुक जाना चाहिए था। आपने ये बात कही थी ना आतंकवाद की, हम तो गर्दन दबा देंगे, सारी सप्लाई खत्म कर देंगे। नोटबंदी में भी ये कहा गया अब आतंकवाद सर नहीं उठा पाएगा। कैसे उठा रहा है? संदीप जी, पाकिस्तान की क्या हालत है, डिप्लोमेटिकली भी और जो मिलिटरली भी किस प्रकार से उसको कंटेन किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और जिस तरीके से आज पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है। डिप्लोमेटिकली भी हम डील कर रहे हैं, मिलिटरली भी डील कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो सोर्स था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, 370 तोड़ के 35 उसको समाप्त किया है। लेकिन जो है ये एक आइडिया है, टेररिज्म भी एक आइडिया है, जिहाद एक आइडिया है, उसका डील करने के लिए समय लगेगा। और उसके लिए राजनीतिक एकजुटता की भी जरूरत है अखिलेश प्रताप सिंह। पर यहां राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से हर कोई कश्मीर का अपना व्याख्यान करता है क्या? जी, आपने भी अभी किया अपने हिसाब से, आपने 2-3 शब्दों का उच्चारण किया। राजनीति भी विचित्र खेल है, हर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने लगता है। फिर आपने कहा पूरी राजनीतिक जमात घड़ियाले आंसू बहाने लगती है। जब यही नोटबंदी हुई थी और उसके बाद 370 हटा था, तो मोदी जी की टीम और गोदी जी दोनों लोग इतना कीर्तन कर रहे थे कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब ना आतंकवाद होगा, ना आतंकी होगा, ना कुछ होगा। और जब आज स्थिति बिगड़ रही है तो सरकार के बजाय पूरी राजनीतिक जमात से सवाल किया जा रहा है, सत्ता में बैठे व्यक्ति से नहीं सवाल हो रहा है। क्यों? यही आप लोगों ने भी तो कहा था कि अब राजनीति, अब आतंकवादी खत्म हो गए। नोटबंदी क्या कर रहा था निर्मल सिंह के साथ? अब वही 70 के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अरे निर्मल सिंह के साथ जो किया, उसके पहले जो कहा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी आप ही ने बोला है, वो भी आप ही ने बोला है। तो जब ये गुणगान होता रहता है, जिसको जिम्मेदारी मिली है, कम से कम उसके जिम्मेदारी के समय जो कुछ अच्छा बुरा होगा गुण दोष के आधार पे, उससे ही तो सवाल होंगे। लेकिन 14 के बाद डिस्कोर्स बदल गया है, सरकार से सवाल करना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। ये बीजेपी है, अटल जी के बाद की बीजेपी। इसे सिर्फ और सिर्फ किसी गलतफहमी में न रहिए, न ये राम भक्त है, न गंगा भक्त है, न गौ भक्त है, न देश भक्त है, न कश्मीर भक्त है, और न ये हिंदुस्तानी भक्त हैं। ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। ये सिर्फ अगर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कदम उठा रहे हैं, तो उस पे वो अपने वोट की राजनीति के एक आम कश्मीरी को उसके हाल पर छोड़ दिया है क्या राजनीतिक जमात ने? आप फिर एतराज करेंगे सालों से, फिर और अपनी राजनीति ही चमकाई जाती है। कश्मीर का कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, सवाल यही पूछा, ये टारगेट किलिंग का दी है, राजनीतिक जमात। हाँ, तो आपने राजनीतिक जमात कह दिया, सरकार से नहीं पूछा प्रश्न। सरकार से ही पूछा जा रहा है। इसी सरकार ने तो और इसी गोदी, अरे सर, आपने अभी राजनीतिक जमात फिर यूज किया। कहीं सरकार कब जवाब देगी, क्या करेगी? जब मैं बात करता हूं कश्मीर की, 30 साल की बात कर रहा हूं, तमाम सरकारें रही हैं उसमें। कांग्रेस की भी सरकारें रही, थर्ड फ्रंट की भी रही, बीजेपी की भी रही, यूपीए की रही, एनडीए की रही। जिसकी भी सरकारें रही होंगी, जिसकी भी सरकारें रही होंगी, यूपीए के समय तो दिन भर ताल ठोक करके आप लोग रोज सवाल करते थे। अभी तक मंत्रिमंडल में बना क्यों है? कार्रवाइयां हम भी करते थे, फिर भी दिन भर हम ही से सवाल होते थे, कभी विपक्ष से सवाल नहीं होते थे। वो भी सही था, सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये कहेंगे हमसे सवाल, लेकिन अब नहीं होता, सवाल नहीं पूछे जा रहे। अरे सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, आगे बढ़िए ना, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ। सवाल का जवाब तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो ये मैंने आपसे कहा, ध्यान नहीं दिया आपने कि बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हर कदम उठाती है। निर्मल सिंह थे डिप्टी सीएम जब अलायंस की सरकार थी, पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिया था, फौजियों पर मुकदमे किए जा रहे थे। इनके संगठन के लोग कितने आतंकी पकड़े गए हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं? क्यों? कश्मीर से लेकर आसाम तक भाजपा के तमाम पदाधिकारी इतने खूंखार आतंकवादी गिरोहों के क्यों पकड़े जाते हैं? तो क्या कारण है?
इतने बड़े बड़े लीडरों के बगल में पहुंच जाते हैं। जब इनको सुविधा होगी तो ये वही सरकार बना लेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, हम भी कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जिनको हमने बुलाया था हैदराबादी को। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब शहीद साहब के साथ बैठ करके सरकार बना रहे थे और शहीद साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान को धन्यवाद कि उसने हमारे यहाँ पीसफुल चुनाव होने दिया, सेना को नहीं, हिंदुस्तानी सेना को नहीं, 2 झंडे के नीचे वहां जब बैठे हुए थे वो बोल रहे थे, वो स्वीकार कर रहे थे। क्या क्या कश्मीर में नहीं किया इन लोगों ने, और आज यहां आके ज्ञान दे रहे हैं। मुजफ्फर खान, ये कश्मीर की जो समस्या हल निकलता दिखता है, कदम उठाए जाते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। इसका कोई हल निकलता दिखता है आपको? वो राजनीतिक विमर्श दिल्ली में मुख्य धारा में जितने राजनीतिक दल हैं वो विचार विमर्श दिखता है आपको? मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी भी पार्टीज पावर में, वो कोई भी सीरियसली मुझे नहीं लगा है कि कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए वो कोई कारबंद भी है। रहा सवाल, अभी निर्मल सिंह जी को सुन के मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि निर्मल सिंह जी बड़े इमोशनल हो रहे थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई निर्मल सिंह जी बीजेपी के साबिक नायब वजीर आला भी रहे हैं और आज एक सीनियर लीडर भी हैं जम्मू कश्मीर के। यही वो पार्टी कहते रहे जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, इन्हीं के पार्टी के जो होम मिनिस्टर साहब थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि भाई अब हम आतंकवाद का कलाकमा कर देंगे, हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई चौधरी साहब, जब भी कोई हैपनिंग होती है, कोई इंसान मरता है, मैं ये फर्क बिल्कुल नहीं करूंगा वो पंडित कम्युनिटी से है, वो सिख कम्युनिटी से है, या मुस्लिम कम्युनिटी से, इंसान इंसान है। जब भी कोई बेगना मरता है, कुछ दिनों के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली हम अपना पूरा इल्जाम पाकिस्तान पर रखकर लोगों का मुंह बंद कर लेते हैं। और पिछले 30-35 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, पड़ोसी मुल्क ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिए। आप क्या करते हो? आप तो कहते थे कि अब जनाब हम लोग इतने पावरफुल हैं, हमारे पास अब इतनी पावर आ गई है। 370 एक वजह थी यहां आतंक फैलाने के लिए, 370 को भी आपने हटाया। जितना जम्मू कश्मीर का यूथ आज गन उठा रहा है, पहले लोकल मिलिटेंट आपको कोई शादो नाजर ही मिलता था, कोई इक्का दुक्का फॉरनर आते थे, आज लोकल मिलिटेंट है। आज लोकल यूथ अलेनेट हो गया है। उनको जब आपने उनसे उनकी पहचान छीन ली, रियासत छीन ली, 370 छीन लिया, उनका झंडा छीन लिया, वो सोचते हैं भाई अब हमारा यहाँ हमारी इज्जत ही नहीं रही, हमें हिंदुस्तानी समझता ही कोई नहीं है। और ये जो कह रहे डंडोरा पीट रहे हैं चौधरी साहब, ये सरासर झूठ का एक पलंदा है जिसको पेडल किया जा रहा है कि भाई वहां जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, संसद ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 हटाया, तो क्या संसद की बात सड़क पर लोग नहीं मानेंगे? फिर क्या निकलेगा उसका मुजफ्फर खान हासिल? क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? 370 आप कह रहे हैं कि लोकल यूथ एलियनेट हो गया, तो किसने एलियनेट किया? सर, देश की संसद ने, सबसे बड़ी पंचायत ने अनुच्छेद 370 हटाया। समीर जी, 370 हटाने के लिए जब दिया भी था ना, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था। वो किसी पड़ोसी मुल्क ने हमको, ना चाइना ने दिया था, ना बांग्लादेश ने, ना पाकिस्तान ने। यहां की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने दिया था, अमेंडमेंट से नहीं आया था। दूसरी बात, 370 हटाने के लिए भी आइन के अंदर ही, 370 के अंदर ही उसका प्रोविजन रखा गया था कि आप रेटिफाई करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से। अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्ट कर लेते, जो कानून ने तरीका बताया है वो तरीका अप्लाई करते। आप ये बात कहकर ये राजनीतिक एजेंडा जो आ जाते हैं ना मुजफ्फर भाई, कि ये राजनीतिक एजेंडा आप लोगों को ये समझाएंगे तो और भड़काएंगे, तो ऐसे शांति कैसे आ पाएगी? मैं इसीलिए राजनीतिक रोटियां में शब्दों का चयन बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं। मैंने कहा मैं किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं कर रहा हूं। वो किसी का भी खून बहा हो, वो मेरा आतंकवाद के रास्ते पर जो जाएगा उसका अंतिम नतीजा या तो फांसी है या गोली है।
होनी चाहिए। मैं कहां कहता हूं कि आतंकवाद के साथ अब नरमी करो। आप ही तो कहते थे कि हमने इतनी सख्ती की है कि आतंकवाद अब दम तोड़ रहा है। पिछले 30 सालों से हम सुन रहे हैं, हमें भी दुख है यहां का कश्मीरी जो पंडित था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और कह दूं आपको, कश्मीरी पंडित क्या यहां से निकलने का हमें भी अफसोस है। कश्मीरी पंडित से 4 गुना ज्यादा मुसलमान भी वहां से माइग्रेट हुए, सिख भी हुए, सब कम्युनिटीज हुई, उसका शिकार सब हुए। अब ये कहना कि सिर्फ एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी शिकार हुई, मैंने कहा हमें उसका ज्यादा अफसोस है। यानी कि आप व्यापक तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। और यहां पर देखिए, कश्मीरी पंडित की भी बात, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। विट्ठल चौधरी, आप बीच में इंटरवीन भी करना चाह रहे थे। मैंने बहुत से कश्मीरी पंडितों से बात की थी, आप भी पिछली बार शो पर आए। मैंने जो कश्मीर में लोग हैं, मतलब एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरा देश चिंतित है, फिल्म बन जाती है। उनसे बात करो, वो कहते हैं भैया हम तो आसमान से गिरे खजूर में अटके, हम तो दोजख में हैं, हम ट्रांजिट कैंप में या डॉर्मेटरीज में रह रहे हैं, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, पर रोजी रोटी का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाफ बेक्ड अध पका खाना आप किसी को खिलाओगे तो पेट में दर्द ही होगा। कश्मीरी हिंदुओं को उठा के बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के भेड़ बकरियों के, और ये पॉलिसीज लगातार चली आ रही है। मनमोहन सिंह के टाइम से 2008 से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में कांग्रेस का विरोध करती है, सिर्फ एक कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो पॉलिसी है पीएम पैकेज, उसी को वो फर्दर करती है, उसी को आगे बढ़ाती है। तो विडंबना इस देश की ये रही है। और इस शो के शुरुआत से ही संदीप जी, जैसे आपने शुरू किया, आपने अमीर खुसरो का शेर पढ़ा, हमीस्तो। प्रॉब्लम कश्मीर की वही है। प्रॉब्लम कश्मीर की है कि उसको आमिर खुसरो के प्रिज्म से, मेडिवल सेंचुरी से देखा जाता है। ये भूल जाते हैं कि कश्मीर एक एंशिएंट कल्चरल सिविलाइजेशन है। कश्मीरी हिंदू उसका सिविलाइजेशन का मुख्य बिंदु रहा है, संस्कृति का। वो उसका भारतीय संस्कृति का उद्गम स्तोत्र कश्मीर रहा है। जब सूफिज्म का भी गढ़ रहा है, जब तो मतलब मेल मिलाप की धरती है। सूफिज्म की हिस्ट्री कश्मीर की बहुत ही डिफरेंट है, जो हमारे नजर में आती है। मेरा उसे वो आज का डिस्कशन नहीं है संदीप। हाँ, उस पर भी कर लेंगे कभी डिस्कशन। पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वही मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो कश्मीरियत और इंसानियत की दुहाई देते थे, क्या हम उस राह पर चलेंगे? राजनीति ही हावी रहेगी, मुद्दों को, घटनाओं को, हत्याकांड को अपने नजरिए से ही देखते रहेंगे, या दरअसल कश्मीर हमारा ताज है, हमारा अटूट अभिन्न अंग है और कश्मीरी हमारे भाई हैं? अगर हम इस सोच से चलें तो समस्या का हल क्या जल्द निकल सकता है? इस बारे में सोचिए। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। को प्रेजेंटेड बाय कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन, सिम्को ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी। सर्वो 40, द साइंस ऑफ एक्सट्रीम। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुनते ही